हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हरी द मैथ्स गुरु। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो ये जो टॉपिक है ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसमें अगर हम बात करें तो ये वाला टॉपिक आपका बीटेक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स सेकंड का एक सिलेबस का पार्ट है मॉड्यूल 1 में, और इसी के साथ ये बीएससी में भी इंक्लूडेड है सेकंड ईयर में डिफरेंशियल इक्वेशन में। तो और साथ ही साथ आपका ये टॉपिक गेट और नेट के एग्ज़ाम के लिए, साथ ही साथ जैम के लिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है, एमएससी जैम के लिए। तो देखते हैं भाई, इसको हम टॉपिक को डिस्कस करते हैं कि डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे और होती क्या है। तो सबसे पहले हम जानते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्या होती है। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, तो वो हमने जाना था। डिफरेंशियल इक्वेशन की ऑर्डर एंड डिग्री को आइडेंटिफाई करना सीखा था। तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं कि हमने डिस्कस किया था कि कोई भी इक्वेशन जिसमें इक्वालिटी का साइन है, एक्सप्रेशन, उसे इक्वल इक्वेशन कहते हैं। तो वो इक्वेशन कोई भी अगर गिवन है तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाती है अगर उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स इन्वॉल्व हो, डिपेंडेंट वेरिएबल के डिफरेंशियल कोफिशिएंट इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में, यानी कि डेरिवेटिव्स या डिफरेंशिएशन इन्वॉल्व हो डिपेंडेंट वेरिएबल का इंडिपेंडेंट के रेस्पेक्ट में। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर डेरिवेटिव इन्वॉल्व आ रहे हैं तो इसलिए, और ये इक्वेशन भी है तो इस इक्वेशन को डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। उसके बाद हमने डिस्कस किया था ऑर्डर एंड डिग्री। तो किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मीन्स हमने डिस्कस किया था, ऑर्डर मतलब होता है उस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव कितनी बार इन्वॉल्व है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर कहलाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हाईएस्ट टाइम कितनी बार डेरिवेटिव आ रहा है? n बार। तो इसलिए डिफरेंशियल इक्वेशन कितने ऑर्डर की है? nth ऑर्डर की है। ठीक है। नेक्स्ट, फिर लीनियर का मतलब क्या? लीनियर हमने बताया था किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहलाएगी अगर उसमें डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डिपेंडेंट वेरिएबल दोनों ही 1 डिग्री में हो, यानी कि दोनों की हाईएस्ट पावर 1 हो, साथ ही साथ वो दोनों प्रोडक्ट में ना हो। तो यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल y, इसकी भी पावर 1 है, और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं डिफरेंशियल कोफिशिएंट सबकी पावर कितनी बन रही है? 1 बन रही है। तो इसका मतलब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और nth ऑर्डर की है। तो जनरल फॉर्म हो गई है nth ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी? n टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस a1 n-1 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस a2 n-2 टाइम डेरिवेटिव ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x प्लस सोन an y और इक्वल टू q। अब यहाँ पर इसका नाम विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों है भाई? जितने भी डिपेंडेंट वेरिएबल के इनटू में हैं और साथ ही साथ डिफरेंशियल कोफिशिएंट के इनटू में जो कोफिशिएंट्स हैं वो सारे कोफिशिएंट क्या होने हैं? कांस्टेंट। यानी कि यहाँ पर डेरिवेटिव के साथ कहीं पर भी आपका वेरिएबल यानी कि एक्स नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, कांस्टेंट नंबर्स आने चाहिए कुछ। ठीक है। और डिपेंडेंट वेरिएबल के साथ भी। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है। और हमारी राइट साइड टर्म जो q होगी वो हमेशा x का फंक्शन होनी चाहिए, कुछ भी साइन x cos x की पर समथिंग कुछ ना होगा ही x का फंक्शन। तो इस टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या बोलेंगे? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट ऑफ nth ऑर्डर। ठीक है स्टूडेंट, एग्जाम में आपको ये बात ध्यान रखनी है, एग्जाम में मेंशन नहीं होगा ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है और इस मेथड से सॉल्व होना है, आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है। इसलिए पहचान को ध्यान से समझ लें कि डिफरेंशियल इक्वेशन में सारे डेरिवेटिव के कोफिशिएंट यानी कि गुणांक आपके कांस्टेंट नंबर होने चाहिए, और डिपेंडेंट वेरिएबल के y के इनटू में भी, और राइट साइड में कुछ x का टर्म होना चाहिए। तो ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट बोलेंगे। और अगर हाईएस्ट टाइम डेरिवेटिव n टाइम है तो nth ऑर्डर की बोलेंगे। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसेस क्या है तो थोड़ा सा हम इसके बारे में जान लेते हैं पहले। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जहाँ पर भी डेरिवेटिव ऑपरेटर d बाई डी एक्स है, डेल नहीं है ये, d बाई डी एक्स है, उसको हम कैपिटल D से रिप्लेस कर देंगे। तो जो हमारी इक्वेशन 1 डिफरेंशियल इक्वेशन दी है उसमें हम जहाँ जहाँ d बाई डी एक्स दिख रहा है उसे d से रिप्लेस करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर d बाई डी एक्स दिख रहा है तो इसकी जगह पर हम कैपिटल D रिप्लेस कर देंगे, तो ये हो जाएगा कैपिटल D की पावर n इंटू वाई, तो ये टर्म आ जाएगी। फिर यहाँ पर रिप्लेस करेंगे d बाई डी एक्स की जगह पर कैपिटल D रिप्लेस करेंगे तो a1 इंटू डी की पावर n-1 वाई, और ऐसे ही रिप्लेस करके ये टोटल एक्सप्रेशन बन जाएगी इक्वल टू q। अब अगर हम इस टोटल में देखें तो सभी में y इन्वॉल्व है, तो y हम राइट साइड कॉमन ले लेंगे, सभी में ध्यान रहे राइट साइड कॉमन लेना है। तो y सभी में से कॉमन लेकर ये राइट साइड में आ गया। तो अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरी टर्म एक कैपिटल D का फंक्शन हो गई।
सारा कैपिटल डी में दिख रहा है, तो इसलिए हम फंक्शन ऑफ टी से इसे इन शॉर्ट लिख रहे हैं। इन टू वाई इज इक्वल टू राइट साइड में जो भी क्यू एक्स का फंक्शन होगा वो, तो इसमें इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म ये बनेगी एफ डी इंटू वाई इज इक्वल टू क्यू। मतलब कोई भी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है तो उसे हम फाइनली कन्वर्ट करके इस फॉर्म में ले आएंगे, या जनरली एग्जाम में क्वेश्चन में इसी फॉर्म में दी होती है कि एक डी का फंक्शन होगा इंटू वाई इज इक्वल टू राइट साइड में कोई एक्स का फंक्शन क्यू होगा। अब इसके बाद हमें क्या करना है, ये फॉर्म बन जाने के बाद सॉल्व कैसे करना है। तो भाई इसका सॉल्यूशन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का सॉल्यूशन निकालने के लिए मेथड क्या है कि इसमें सॉल्यूशन, हर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब होता है डिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू निकालना। डिपेंडेंट वेरिएबल मतलब y की वैल्यू, क्योंकि y का डेरिवेटिव हो रहा है इसलिए y डिपेंडेंट है, तो y की वैल्यू निकालना। अब इसका सॉल्यूशन होगा y बराबर, अब वो कैसे निकलेगा, y बराबर जो सॉल्यूशन होगा वो दो हिस्सों से बनेगा, एक कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और एक पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को शॉर्ट में CF कहते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल को शॉर्ट में PI कहते हैं। अब जो आपकी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसके लिए CF निकालने के लिए प्रोसेस है कि CF निकालने के लिए सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है भाई, जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें D को M से रिप्लेस कर देंगे और राइट हैंड साइड में भले ही कुछ भी लिखा हो आपको 0 कर देना है। तो आपकी जो ये इक्वेशन है ये वाली जो गिवन होगी इसमें D को M से रिप्लेस करेंगे तो FM आ जाएगा और राइट साइड 0 रख देना है, Y को हटाना है, यहाँ से सॉल्व करके M निकाल लेना है, यहाँ से सॉल्व करके आपको M निकाल लेना है, M की वैल्यू निकाल लेनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर अलग अलग केसेस बनेंगे, डिफरेंट केस बनेंगे, केस फर्स्ट, केस सेकंड, केस थर्ड, उन केसेस के बेसिस पर हमें CF निकाल लेना है। अलग अलग केस में अलग अलग फार्मूले हैं M की अलग अलग टाइप के वैल्यू के। अब बात आती है PI, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड आउट करने के लिए भाई अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है तो PI फाइंड आउट करने का प्रोसेस है कि आपको पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए ये फार्मूला अप्लाई करना है। पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू होता है जो भी आपकी डेरिवेटिव ऑपरेटर है, जैसे y के इंटू में FD जो भी आ रहा है 1 वो FD लिख देना है और इंटू में राइट साइड टर्म Q, इसको लेकर सॉल्व करना है। यहाँ से आपको सॉल्व करना है और D रिमूव करना है, जो भी आ जाएगा वो आपका PI हो जाएगा। तो आप लग रहा होगा पता नहीं क्या है, आप थोड़ा सा आगे हम और चलेंगे तो आपको चीज़ें आसानी से समझ में आएगी। ठीक है, अब हम पहले एक साथ अगर हम दोनों के केस, क्योंकि PI आगे ये से सॉल्व किया जाएगा और इसे सॉल्व करने के अलग अलग केसेस हैं, इसके भी अलग अलग केसेस हैं, केस फर्स्ट, केस सेकंड, टोटल 8 केसेस हैं, तो इसके 6 केसेस हैं। तो इसके केस अगर मिला देंगे तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, तो इसलिए पहले मैं वो सारे क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा जिसमें कि PI क्या हो 0, PI क्या हो 0 हो, और PI 0 होने से हमें केसेस की टेंशन नहीं रहेगी। जब सब में PI 0 है तो केस PI के बनेंगे नहीं, सिर्फ CF के केस लगाते चलेंगे, बाद में फिर कंबाइंड लेकर चलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें राइट साइड Q 0 हो जाए तो आप देख रहे हैं कि इस फार्मूले के अकॉर्डिंग Q 0 होते ही PI 0 हो जाएगा। अगर Q 0 हो गया तो PI आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पहले मैं वो क्वेश्चन लूँगा जिनमें राइट साइड 0 है तो PI 0 हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ CF के केस बनेंगे। तो अब हम देखते हैं केसेस क्या हैं CF फाइंड आउट करने के और मेथड क्या है। तो स्टूडेंट अब हम जानते हैं रूल्स ऑफ CF, यानी कि रूल्स फॉर CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने का रूल क्या है। तो पहले तो CF होता क्या है वो थोड़ा सा बता देता हूँ। कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन अगर है, मान लो FD इंटू वाई इज इक्वल टू Q, अब इसका CF मतलब होता है राइट साइड टर्म जो भी है उसमें 0 रिप्लेस करने के बाद जो नई इक्वेशन बनती है FD इंटू वाई, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा दैट इज CF ऑफ दिस। मतलब जो राइट हैंड साइड में डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है एक्चुअल, उसकी राइट साइड को 0 करने के बाद नई जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनी उसके सॉल्यूशन को गिवन इक्वेशन का क्या बोलते हैं CF यानी कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन बोलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये तो CF की आपकी डेफिनेशन हो गई। अब हम CF निकालते कैसे हैं, क्या स्टेप्स हैं, क्या वर्किंग रूल है, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। भाई यहाँ पर जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, मान लो अगर आपके पास गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है FD इंटू वाई इज इक्वल टू Q की फॉर्म में, तो आप इसका CF निकालना है। तो सबसे पहले आपको D जहाँ भी है डिफरेंशियल इक्वेशन में उसको M से रिप्लेस कर देना है। राइट हैंड साइड में जो भी टर्म है उसको 0 कर देना है, भले ही कुछ हो या ना हो आपको 0 करना है। उससे जो नई इक्वेशन बनेगी वो ऐसी आ जाएगी, इसमें अगर D को M से रिप्लेस करेंगे FM आएगा, राइट साइड को 0 रख देंगे, Y नहीं लेना है। तो ये जो इक्वेशन बनी इसे कहते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी
ऑक्सिलरी इक्वेशन जो कि m में बनेगी इसको सॉल्व कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे, चाहे कैलकुलेटर से सॉल्व कर लो। आपको यहाँ से रूट निकालना है यानी कि m की वैल्यू निकालनी है। फैक्टर करके ही निकालें तो ज़्यादा बेटर है, कैलकुलेटर से निकालेंगे तो डेसिमल में वैल्यूज़ आएंगी, वो वहाँ पर आंसर में आपको नहीं दिखेंगी, रूट की वैल्यू रूट में ही दिखाई देंगी आंसर में। तो इसलिए डेसिमल में ना कैलकुलेटर से नहीं निकाल के खुद से फैक्टर करके निकालें। तो यहाँ से m की वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग अब यहाँ से केसेस बनेंगे, m की वैल्यू के अकॉर्डिंग डिफरेंट केसेस हैं और उन केसेस में CF निकालने का प्रोसेस अलग अलग है। देखते हैं क्या केस। स्टूडेंट, हम केस फर्स्ट की अगर हम बात करें तो उसमें कहता है इफ़ रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। अगर जो ऑक्सिलरी इक्वेशन हमने सॉल्व करी है उसके m की वैल्यू निकाली है यानी कि रूट निकाले हैं, तो अगर m की वैल्यू रियल हो और डिफरेंट हो, रियल मतलब उसमें आयोटा इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए। आयोटा जानते हो ना, आयोटा बराबर √(-1) के इक्वल होता है, तो ये आयोटा अगर नहीं आ रहा है तो वो वैल्यू रियल कहलाती है। तो यानी कि अगर रूट्स रियल हैं और डिफरेंट है, डिफरेंट मतलब अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं, तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे कि CF कैसे निकाला जाता है। मान लीजिए m बराबर m1 m2 m3 ये अलग अलग वैल्यूज़ आ गई जो सारी की सारी रियल हैं और डिफरेंट है, तो CF निकालने का फार्मूला उस केस में लगेगा C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x प्लस so on। ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे किस केस में, अगर हमारे इक्वेशन के रूट रियल और डिफरेंट हैं, ठीक है। क्या लगेंगे, C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x, ठीक है। अब एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए ये एक क्वेश्चन है, हमें दिया हुआ है, इसे सॉल्व करना है। तो पहले तो क्वेश्चन को पहचाने कि हाँ इस टॉपिक का है भी या नहीं। तो यहाँ पर देखें डिफरेंशियल कोफिशिएंट d आ रहा है और इसका कोफिशिएंट d का कोफिशिएंट में आपको 1 दिख रहा है और y के इंटू y को अंदर ले जाएंगे तो 4y के इंटू में भी 4 कांस्टेंट दिखेगा, तो कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो और इसका मतलब ये इसी टॉपिक का क्वेश्चन है, कांस्टेंट कोफिशिएंट डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब इसे सॉल्व करने का प्रोसेस अभी बताया था मैंने। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर CF फाइंड आउट करना होगा और उसके लिए चाहिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे निकलेगी, जस्ट d को m से रिप्लेस करना है और राइट हैंड साइड भले ही कुछ भी हो हमें 0 रखना है। तो यहाँ पर d को m से रिप्लेस करेंगे, ऑक्सिलरी इक्वेशन बनेगी m² - 4 और राइट साइड 0, y नहीं लेना है। यहाँ से ये जो इक्वेशन बनी ये है ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको अगर हम सॉल्व करें तो फैक्टर करेंगे इसके m-2 आएगा और m+2 आएगा इक्वल टू 0, ठीक है, क्योंकि a² - b² का फार्मूला लग जाए ना, a - b इंटू a+b। अब दोनों को अलग अलग 0 रखेंगे, एक बार इसको 0 रखेंगे एक बार इसको, तो m = 2 आएगा और एक -2 आएगा। m की 2 वैल्यू आ गई। अब हमें आइडेंटिफाई करना है केस फर्स्ट बन रहा है, सेकंड थर्ड फोर्थ कौन सा बन रहा है। तो यहाँ पर हम देखें कि m की वैल्यू क्या रियल है, आयोटा तो नहीं है, नहीं है भाई, इसमें भी आई नहीं है, इसमें भी आई नहीं है, तो दोनों रियल हैं। डिफरेंट है, हाँ डिफरेंट है, ये कुछ और वैल्यू है, ये कुछ और है, तो इसका मतलब रियल एंड डिफरेंट ये वाला केस बन गया। इसके अकॉर्डिंग एक वैल्यू को हम m1 ले लेंगे और एक वैल्यू को हम m2 ले लेंगे। उसके बाद हम इसमें फार्मूला लगा देंगे। तो CF का फार्मूला क्या है स्टूडेंट, तो CF का फार्मूला क्या है, CF = C1 e की पावर m1x प्लस C2 e की पावर m2x। अब आपका C1 m1 कितना था, m1 था 2, तो e की पावर 2x आ जाएगा प्लस C2 e की पावर m2 की वैल्यू कितनी है -2, तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन यानी कि CF आ गया। अब हम इसे के लिए सॉल्यूशन निकालना तो हमने सीखा था अभी पीछे, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, y = CF + PI, पर अभी तो CF ही निकला है, अब PI निकालते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल। और आप लोगों को याद हो तो अभी मैंने समझाया था कि राइट साइड 0 है तो PI हमेशा क्या हो जाएगा, 0। तो डिफरेंशियल इक्वेशन जो क्वेश्चन में हमें दी हुई है ये वाली, इसमें राइट साइड 0 है तो इसलिए PI क्या हो जाएगा, 0। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, तो जनरल सॉल्यूशन हो जाएगा सॉल्यूशन y = CF + PI, और CF हमारा क्या था, C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x और PI 0 है, तो सॉल्यूशन हो गया y = C1 e की पावर 2x प्लस C2 e की पावर -2x। दिस इज़ द रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है स्टूडेंट। इस तरीके से हमें क्वेश्चन करना है केस फर्स्ट का, अगर m की वैल्यू रियल एंड डिफरेंट आती है। अब सेकंड केस के बारे में जान लेते हैं कि सेकंड केस क्या कहता है। अगर इफ़ रूट्स आर रियल एंड रिपीटेड, मतलब जो m की वैल्यूज़ आ रही हैं वो रियल भी हो और रिपीट भी करें। फॉर एग्जांपल मान लो सॉल्व किया आपने और m की वैल्यू ऑक्सिलरी इक्वेशन को सॉल्व करके m1 सेम वैल्यू 2 बार आ गई,
तो उस केस में सी एफ इजिकल टू फार्मूला लगेगा C1 प्लस C2x ई की पावर m1x। दो बार रिपीट कर रहा है, दो कांस्टेंट आएंगे C1 और C2, बस पावर x की जीरो से शुरू होगी, एक बार पहले में जीरो पावर फिर 1 पावर ई की पावर m1x। अगर तीन बार रिपीट कर रहा है 3 टाइम्स, m की वैल्यू m1 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 तीन बार रिपीट कर रहे हैं, तो CF तीन कांस्टेंट आएंगे C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर ई की पावर m1x। मतलब पावर वही जीरो से शुरू होगी, फिर 1 फिर 2, ठीक है। C1 C2 C3 तीन कॉन्स्टेंट आएंगे। अगर R टाइम रिपीट कर रहा है तो CF का फार्मूला हो जाएगा C1 प्लस C2x प्लस C3x स्क्वायर प्लस सोन CR x की पावर R माइनस 1 ई की पावर m1x। यानी कि इसमें भी R टाइम रिपीट कर रहा है तो R कॉन्स्टेंट है C1 C2 C3 CR, और x की पावर जीरो से शुरू होकर 1 2 3 4 लगातार कहाँ तक जाएगी R माइनस 1। तो ये फार्मूला हमें लगा देना है। अब हम देखते हैं कि एक एग्जाम्पल इसका, इस एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनानी होगी। ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाने का प्रोसेस क्या बताया गया है, जस्ट आपको डी को किससे रिप्लेस करना है, एम से, और राइट हैंड साइड में भले ही कुछ भी हो आपको जीरो रख देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सिलरी इक्वेशन डी को एम से रिप्लेस करने पर क्या बनेगी, एम स्क्वायर माइनस 6m प्लस 9 और राइट साइड जीरो, वाई को नहीं लेना। अब यहाँ से अगर हम इसके फैक्टर करें तो ये बनेगा m माइनस 3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिख सकते हैं m माइनस 3 इंटू m माइनस 3 इक्वल टू 0, और दोनों फैक्टर्स को अलग अलग जीरो के इक्वल रखेंगे। एक बार इसको जीरो रखें, एक बार इसको, तो m की वैल्यू दोनों ही केस में 3 और 3 आएगी। तो अब अगर हम ध्यान से देखें तो क्या ये यही वाला केस बन रहा है, भाई देख सकते हैं आप यहाँ पर दोनों वैल्यू रियल हैं, किसी में आयोटा नहीं आ रहा, तो रियल वाली बात हो गई। और रूट्स जो ये आए हैं वो रिपीट कर रहे हैं, सेम वैल्यू आ रही है दो बार, तो रिपीटेड रूट वाला केस बन गया, और दो बार रिपीट कर रहा है तो ये फार्मूला लग जाएगा, ठीक है। तो CF का फार्मूला लगा देते हैं भाई, ये M1 हो गया, यानी कि दो बार रिपीट कर रहा है M1, तो CF का ये वाला फार्मूला लग जाएगा। तो CF इज इक्वल टू इस फार्मूले से किसके इक्वल है भाई, क्या फार्मूला है, C1 प्लस C2x ई की पावर m1x फार्मूला है, और m1 हमारा कितना है 3, तो यहाँ पर रख देंगे। तो CF इज इक्वल टू कितना आ जाएगा भाई, CF इज इक्वल टू आ जाएगा C1 प्लस C2x ई की पावर 3x, ये हमारा CF आ गया, ठीक है स्टूडेंट। तो ये CF हो गया। उसके बाद अब हम PI निकालेंगे। भाई PI निकालने के लिए मैंने बताया ना, जब भी डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड जीरो देखें तो PI हमेशा क्या होगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू जीरो हो जाएगी, ठीक है। तो क्योंकि राइट हैंड साइड डिफरेंशियल इक्वेशन में कितनी है, जीरो है। उसके बाद सॉल्यूशन क्या बताया था, तो सॉल्यूशन मैंने बताया था होता है y इज इक्वल टू CF प्लस PI। तो CF कितना आया था भाई, C1 प्लस C2x ई टू दी पावर 3x, और PI पर्टिकुलर इंटीग्रल 0। तो इस तरीके से कंप्लीट सॉल्यूशन या जनरल सॉल्यूशन इज इक्वल टू क्या होगा, C1 प्लस C2x ई टू दी पावर 3x। तो इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया केस सेकंड के लिए। तो इस केस में हमने जाना कि ये तब लगेगा जब m की वैल्यू रियल है पर रिपीटेड है। अब नेक्स्ट केस थर्ड हम डिस्कस कर लेते हैं। केस थर्ड कहता है इफ़ रूट्स आर डिफरेंट कॉम्प्लेक्स नंबर, मीन्स अगर रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आते हैं यानी कि आयोटा इन्वॉल्व है, तो उस केस में CF कैसे निकालते हैं। मान लीजिए आपका m की वैल्यू कोई निकल कर आ गई अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा। देखो हम जानते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा के अकॉर्डिंग हमारे पास कोई भी इक्वेशन है और उसके रूट कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा रूट पेयर में मिलते हैं। यानी कि अगर m बराबर 1 प्लस आई किसी इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला रूट निकल रहा है तो 1 माइनस आई भी उसे सेटिस्फाई करेगा। तो इसलिए हमेशा कॉम्प्लेक्स रूट हमें पेयर में मिलेंगे। मान लीजिए m बराबर आया अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा, तो उस कंबाइंड दोनों के पेयर के लिए एक CF ये फार्मूला अप्लाई करेंगे हम, e की पावर अल्फ़ा एक्स C1 कॉस बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, पहले हमें अल्फ़ा और बीटा कंपेयर करके निकाल लेना और फिर ये फार्मूला लगा देना। ऐसे ही अगर हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बहुत सारे रूट्स आ रहे हैं, एक वैल्यू आ गई अल्फ़ा 1 प्लस आई बीटा 1, फिर दूसरी आई अल्फ़ा 2 प्लस आई बीटा 2 सोन, तो CF के लिए फिर ये फार्मूला लगा देना है। बस एक बार अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा 1, बीटा की जगह पे बीटा 1, यही फार्मूला बन जाएगा। e की पावर अल्फ़ा 1 एक्स C1 कॉस बीटा 1 एक्स प्लस C2 साइन बीटा 1 एक्स, फिर अल्फ़ा 2 के लिए लगेगा e की पावर अल्फ़ा 2 एक्स C1 C2 आ चुके हैं तो नए कॉन्स्टेंट C3 कॉस बीटा 2 एक्स प्लस C4 साइन बीटा 2 एक्स प्लस सोन। इस तरीके से लगे। एक एग्जांपल से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि इसको सॉल्व करना है, तो एक तो समस्या ये है कि यहाँ पर डी नोटेशन में नहीं लिखा, तो पहले से डी में
डी की फॉर्म में, कैपिटल डी की फॉर्म में रख दें, कन्वर्ट कर लेंगे। उसके लिए मैंने बताया था डी बाई डी एक्स को किससे रिप्लेस कर देते हैं, कैपिटल डी से। तो यहाँ पर जो ये डी बाई डी एक्स है इसको कैपिटल डी रिप्लेस करेंगे इसकी जगह पर, तो ये आएगा डी स्क्वायर वाई प्लस, यहाँ पर रिप्लेस करेंगे तो डी वाई प्लस वाई इक्वल टू 0। वाई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, डी स्क्वायर प्लस डी प्लस 1 इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने का प्रोसेस के लिए सी एफ निकालना होगा, सी एफ के लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनती है भाई, बताया था। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए जस्ट डी को एम से रिप्लेस करना है और राइट हैंड साइड भले ही कुछ भी हो हमें क्या रख देना है, 0। तो जैसे ही हम डी को एम से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ आएगा एम स्क्वायर प्लस एम प्लस 1 इक्वल टू 0। तो इसे सॉल्व करके एम की वैल्यू निकाल लेंगे। तो फैक्टर करने होंगे भाई, फिर इसके फैक्टर करने से बेटर है आप श्रीधराचार्य डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगाएं तो आसानी से एम की वैल्यू निकल जाया करेगी। कैलकुलेटर से नहीं निकालना भाई, पॉइंट्स में आंसर आएंगे इसलिए, और आंसर टीचर के पास पॉइंट्स में नहीं होंगे। तो यहाँ से श्रीधराचार्य फार्मूला यानी कि डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला लगा देंगे। हम जानते हैं ना डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या होता है, ए एम स्क्वायर प्लस बी एम प्लस सी इक्वल टू 0 अगर है तो एम की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ पर ए भी हमारा 1 है, कंपेयर करें इससे तो बी की जगह पर भी 1 दिख रहा है और सी की जगह पर भी 1 दिख रहा है। तो m इज इक्वल टू क्या वैल्यू मिलेगी यहाँ से, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4a1 और सी बी 1 अपॉन 2a। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से अगर हम देखें तो m की वैल्यू सॉल्व करके हमें क्या मिल जाती है, -1/2 प्लस माइनस √3 माइनस √3/2 ये आ जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं रूट है, नेगेटिव वैल्यू है अंडर रूट के अंदर, तो ये आयोटा में आंसर आएगा। तो इसे -2 प्लस माइनस i√3/2 लिख सकते हैं। अब इसे कॉम्प्लेक्स रूट दिख रहा है तो इसे यही वाला केस बनेगा, हमें देखकर पता लग गया कि भाई आयोटा आ रहा है तो अल्फ़ा प्लस माइनस आई बीटा से कंपेयर कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं अल्फ़ा इज इक्वल टू कितना दिखेगा, अल्फ़ा इज इक्वल टू -1/2। बीटा इज इक्वल टू कितना दिख रहा है यहाँ पर, बीटा इज इक्वल टू √3/2। आयोटा के इनटू में जो है वो बीटा है। अब फार्मूला लगा देंगे सी एफ का। तो सी एफ का फार्मूला क्या था भाई, सी एफ इज इक्वल टू फार्मूला था e⁴ अल्फ़ा एक्स c1 कॉस बीटा एक्स प्लस c2 साइन बीटा एक्स। ठीक है, तो लगा देते हैं अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू, बीटा की जगह पे बीटा की वैल्यू। तो हमारा सी एफ इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, e⁴ अल्फ़ा की वैल्यू -½ है तो -x/2 और c1 कॉस बीटा की वैल्यू √3/2 x प्लस c2 साइन √3/2 x। और पी कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि राइट साइड हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन में क्या था, 0 था, राइट हैंड साइड में 0 था, इसलिए पी 0 हो जाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी, और पी 0 है तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा जो हमारा सी एफ है, यही e⁻⁻x/2 c1 कॉस √3/2 x प्लस c2 साइन √3/2 x, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, ये तीसरा केस। नेक्स्ट केस 4 है, इफ़ रूट्स आर इरेशनल नंबर्स। मान लीजिए कोई भी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनी तो उसके रूट जब m की वैल्यू निकालेंगे तो ऐसा भी हो सकता है वो रूट में आए, अंडर रूट में आए बिना आयोटा के, तो वो इरेशनल रूट्स कहलाएंगे। और इरेशनल रूट भी हमेशा पेयर में होते हैं। तो a प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म में अगर हमारे इरेशनल रूट्स मिलते हैं तो उसके लिए सी एफ निकालने का फार्मूला है e⁴ax इंटू में c1 कॉस हाइपरबोलिक रूट बी एक्स, ध्यान रहे ये हाइपरबोलिक है, प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बी एक्स, ये फार्मूला हम लगाएंगे। तो देख लेते हैं अब इसका एग्जाम्पल। जैसे ये वाला क्वेश्चन हम एग्जाम्पल देखते हैं तो इसमें को सॉल्व करना है तो पहले तो इसे डी नोटेशन में कन्वर्ट करना होगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, d/dx को किससे रिप्लेस करना होगा, कैपिटल डी से। तो हमारे इसकी प्लेस पर तो कैपिटल डी आ जाएगा तो ये d² y प्लस 3, इसकी जगह पर भी d आ जाएगा तो कैपिटल dy प्लस y इक्वल टू 0। इसमें से y कॉमन लेंगे तो d² प्लस 3d
प्लस 1 वाई इक्वल टू 0 आ जाएगा। ये हमारी इक्वेशन है। अब स्टूडेंट यहाँ पर इसके लिए हमें सी एफ और पी आई निकालना होगा और उसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन चाहिए। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन कैसे बनाते हैं बताया अभी आपको कि जस्ट डी को किससे रिप्लेस करना है, एम से, और राइट हैंड साइड में भले ही कुछ भी हो उसे क्या कर देना है, 0। तो इक्वेशन हमारी क्या बनेगी भाई, एम स्क्वायर प्लस 3m प्लस 1 इक्वल टू 0, ये बन जाएगी। अब ये फिर से क्वाड्रेटिक बन गई और क्वाड्रेटिक सॉल्व करने के लिए सिंपल सा फार्मूला डिस्क्रिमिनेंट यानी कि श्रीधराचार्य फार्मूला, बट उसके लिए यहाँ ए देखें तो ए तो एम स्क्वायर का कोफिशिएंट होगा 1 और बी यहाँ पर एम का कोफिशिएंट 3 और सी यहाँ पर 1 हो गया। तो श्रीधराचार्य फार्मूला एम की वैल्यू क्या बताता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। बार बार बोल रहा हूँ कैलकुलेटर का यूज़ ना करें क्योंकि कैलकुलेटर रूट की वैल्यू को पॉइंट्स में बता देगा और आंसर टीचर के पास पॉइंट्स में नहीं होगा। तो b की वैल्यू -3 प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर यानी कि 3 स्क्वायर माइनस 4ac, a और c दोनों ही 1 है, अपॉन 2a, a की वैल्यू 1। तो यहाँ से अगर हम m की वैल्यू देखें तो आप लोग देख सकते हैं सॉल्व करके क्या बना, -3/2 प्लस माइनस ये 9 - 4 5 आ जाएगा, तो √5/2। ठीक है, तो ये हमारी वैल्यू आ गई। अब अगर हम इसे कंपेयर करें a प्लस माइनस रूट बी से तो a की प्लेस पर आपको दिखेगा माइनस का 3/2 और रूट b की प्लेस पर दिखेगा √5/2। तो अब फार्मूले में अप्लाई कर देंगे CF। तो CF के लिए क्योंकि इरेशनल रूट है a प्लस माइनस रूट बी की फॉर्म में, तो अभी फार्मूला ऊपर डिस्कस किया था, ये वाला लगेगा e की पावर ax कॉस हाइपरबोलिक रूट bx प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट b x। तो लगाते हैं ज़रा। तो फार्मूला क्या है, e⁴ ax cos c1 cos हाइपरबोलिक रूट bx प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट bx। तो लगा देते हैं, a और b की वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं। a की वैल्यू थी -3/2 और c1 cos हाइपरबोलिक रूट b की वैल्यू कितनी है, √5/2 प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक रूट बी की वैल्यू √5/2x। स्टूडेंट ये CF हो जाएगा। और क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में राइट साइड में आपका 0 गिवन है, 0 गिवन है, तो PI क्या होगा, 0 हो जाएगा। और इसलिए जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा y = CF प्लस PI, और PI तो 0 ही है, इसका मतलब CF ही सॉल्यूशन बन जाएगा, यानी कि e⁻³ c1 cos हाइपरबोलिक √5/2x प्लस c2 साइन हाइपरबोलिक √5/2x, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप लोगों ने जाना कि CF कैसे फाइंड आउट करते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट अगर है कोई भी nth ऑर्डर की, तो उसके लिए CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं। ये जो लास्ट के 2 केसेस हैं इनके रिपीटेड के भी केसेस हैं, पर वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगी इसलिए उन्हें अभी यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में आपके ये 4 ही केस अप्लाई होंगे, तो ये हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रूल्स फॉर फाइंडिंग द PI पर्टिकुलर इंटीग्रल। अभी हमने जैसे 4 केसेस डिस्कस किए CF निकालने के, वैसे ही PI निकालने के 8 केसेस हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में एक ही साथ हम समराइज़ करके डिस्कस करेंगे। तो इस तरीके से आपके CF और PI एक साथ कंबाइंड होकर प्रैक्टिस में आ जाएंगे। अब इनके सेपरेट क्वेश्चंस फिर हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर आप लोगों को और अच्छे टॉपिक्स के बारे में और भी एक्स्ट्रा अदर टॉपिक्स के वीडियोस चाहिए तो आप अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास अपने आप से नोटिफिकेशन आ जाएगा। जैसे कि ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ तो जैसे ही मैं नई वीडियो अपलोड करूँगा इसके बाद वाली, अपने आप नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप वहाँ से देख सकते हैं। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, बाकी फिर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।